गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो सारे फ्रीक्वेंसीज वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और सारे फ्रीक्वेंसीज वाले रेडिएशन को इमिट भी करते हैं। तो जो इमिटेड रेडिएशन होते हैं उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जैसे कोई बॉडी है उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे रेडिएशंस इमिट होते हैं, उससे रेडिएशंस इमिट होते हैं। तो अब क्या चीज था कि जैसे आयरन रॉड को हीट कर रहे थे तो पहले वो रेड दिखाई देता है, फिर येलो, यानी टेम्परेचर बढ़ाए तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था। तो उसका एक कर्व प्लॉट हुआ बील्स लॉ के हिसाब से इस तरीके का। अब जब ये कर्व प्लॉट हुआ अब जब ये कर्व प्लॉट हुआ तो ये जो चीज थी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो थ्योरी था मैक्सवेल ने बताई थी उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो प्लैंक्स का थ्योरी था कि प्लैंक्स क्या बताया थे, पार्टिकल नेचर होता है, लाइट एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है। बाद में पता चला कि जो रेडिएशंस होते हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था प्लैंक्स थ्योरी को, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन सपोर्ट नहीं कर रहा था मैक्सवेल थ्योरी को। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या चीज था, जब हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आएगा यानी न्यू ग्रेटर देन जो मिनिमम रिक्वायर्ड हो उससे अगर ज्यादा का अगर आएगा फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर से मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। और जो मिनिमम एनर्जी से बाहर आएंगे उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस केस में हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहते हैं, मेटल फंक्शन कहते हैं इस केस में हम लोग। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी, मिनिमम एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग निकाले थे कि मैक्सिमम किसी का काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है। दूसरा चीज ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हर मेटल का फिक्स्ड होता है और दूसरे मेटल का अलग होता है। दूसरे मेटल का क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखे थे, यहाँ से कैलकुलेशन किए थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और एच न्यू नॉट को ही क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन भी मेटल का कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं ये मैक्सिमम किसी का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, होगा, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं था, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं था। हाँ, किसी का कितना हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, किसी का कितना हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, और उसके बीच में भी हो सकता है। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, ये लिमिट्स है। ठीक है, हम फिर बात किए थे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या चीज होता है, सिर्फ हम नंबर बढ़ाए। लाइक तुम्हारे घर में अगर एलईडी बल्ब लगा हुआ है तो एक एलईडी बल्ब से अगर एक्स फोटॉन्स आ रहे हैं, तो अगर दो वही सेम एलईडी बल्ब लगा देंगे तो 2x फोटॉन्स आएंगे। यानी हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ गया। अदरवाइज पता चलता है कि बहुत नुकसान होता है। पता चला कि हम एक ऐसा एलईडी बल्ब, 4 एलईडी बल्ब लगा दिए, 5 एलईडी बल्ब लगा दिए, तो कल होकर के उस घर में हमारे क्या हो जाता, यूवी रेडिएशन आने लगते, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता। बट मेरे भाई फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो जितना हैमर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा इजेक्शन पॉसिबल होगा, उतना ज्यादा इजेक्शन पॉसिबल होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो। हम आप लोग सिखाए थे, ये सब बचपन का चीज है आप लोग का। फिर हम लोग कर्व देखे थे, है ना, ये सारे कर्व प्लॉट किए थे, ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/लैम्डा। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग देखे थे। फिर अलग मेटल्स के लिए हम लोग बताए थे सुबह वो कांस्टेंट एच के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, हम लोग, है ना। फिर डिस्कशन करने के बाद एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल यूज किए थे। यानी जब बाहर से हम क्या करें, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है वो अट्रैक्ट होगा और इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। कितना से इंक्रीज करेगा, तो जो इसका चार्ज होगा इनटू पोटेंशियल। ठीक है, इस तरीके से होगा।
और अगर हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो मेरे भाई ये क्या हुआ, रिपेल करेगा और धीरे धीरे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा देगा। और ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल में जिस टाइम में ये जीरो बन जाए, उस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और उसका फिर एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर से डिराइव कर लिए थे, काइनेटिक एनर्जी जीरो करके। फिर यहाँ से हम लोग कर्व प्लॉट किए थे यहाँ पर, है ना। फिर फोटो करंट देखे थे, करंट, फोटो करंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे ड्यू टू लाइट, तो उसे फोटो करंट वो इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी से तुम्हें लगेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो हाँ स्टार्टिंग में करंट थोड़ा सा जल्दी फ्लो कर जाएगा, लेकिन बाद में सेम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चाहे अलग हो चाहे सेम हो, बाद में सेम हो जाता है एक टाइम के बाद, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा करंट का। हाँ इंटेंसिटी से फर्क पड़ेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है। उसके बाद क्वांटम यील्ड देखे थे, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम 100 फोटॉन्स भेजे तो 100 पार्टिकल्स 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई मस्ट नहीं है। होना कितना चाहिए और हुआ कितना, वो रियलिटी के बीच का डिफरेंस को देख रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उसके बाद फिर हम लोग बोर्स का एटॉमिक मॉडल किए थे। तो बोर्स हम लोगों को कुछ कुछ चीजें बताई थी। क्या बताए थे बोर्स हम लोगों को, कि पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ये बात रदरफोर्ड भी बताए थे, हम लोग रदरफोर्ड भी बताए थे। दूसरा, ये खास बात बताए थे जो रदरफोर्ड का लिमिटेशन हो गया था, वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बोले तो थे वो भी, लेकिन वो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। इसने थोड़ा सा क्लियर किया, ये एक बात कह दी है कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पर करता है, सारे ऑर्बिट्स पे नहीं करिए, कहीं पर रिवॉल्व कर जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पे करते हैं। और उस स्पेसिफिक ऑर्बिट को फिक्स्ड ऑर्बिट फिर क्या बोले थे, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पे चला जाएगा और कभी वापस भी आता है। तो मेरे भाई अगर वापस आए और वो हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, और किस वेवलेंथ का, उसका कुछ वेवलेंथ होगा, तो हमें कलर दिखाई देगा। अगर विजिबल में होगा तो विप्योर दिखाई देगा, अदर देन व्हाइट दिखाई देगा, अदर देन क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा हमें। दूसरा, ये बहुत बड़ी बड़ी बात कहे थे हम लोग को कि स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं तो वहां पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू NH/2 पाई होता है, वेयर n का वैल्यू होगा 1 2 3 4, इस तरीके से ये n का वैल्यूज होगा, n का वैल्यूज होगा। लेकिन कहां से आया है ये चीज नहीं बताए थे, बस ये बात कहे थे वो कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। और दूसरा ये तो बात कहे थे हम लोग को रदरफोर्ड भी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा, और इक्वल होने के बाद क्या होगा, वहां पर से हमें दो दो अननोन्स जो थे, अब दो इक्वेशंस आ गए, वहां से हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लिए थे, रेडियस कैलकुलेट कर लिए थे। हाँ हमें कभी जरूरत पड़ेगा तो के का वैल्यू रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा, हम लोग डिराइव किए थे, हम लोग डिराइव किए थे इसे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर रेडियस का हम लोग प्रोपोर्शनलिटी, रेडियस का एक फॉर्मूला आया था, महा इंपॉर्टेंट, बहुत काम का है ये। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर वेलोसिटी का आपको हम डिराइव कर लेना, क्या करना, रेडियस का वैल्यू पुट कर देना, और रेडियस का वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा वैल्यू, ये वाला, लोग ऐसा नहीं कि वो वाला पुट कर देना, ये वाला रेडियस का वैल्यू पुट करना था, ये वाला। जब पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, पहले फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, किसी में भी पुट करने से वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा। किस किस ने डिराइव कर लिया था, किस किस का, और आंसर मैच कर रहा है, ये n/h है। ठीक है, किसका किसका मैच कर गया और कौन कौन किया था। ठीक है, जल्दी से बताओ। आयुष का हो गया था, अनुष्का का हो गया था, बाकी लोग कर लिए थे। चल, अभी भी कुछ लोग होगा, कुछ कोढ़िया लोग ऐसा होगा जो अभी भी नहीं किया होगा, हमें अच्छे से पता है। मेरे भाई हम बता दे रहे हैं कि तुम बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे हो कि 1 महीना में तैयारी हो जाएगा।
हम फिर से बता देते हैं कि तुम आईआईटी जेई का तैयारी करो। आईआईटी जेई का तैयारी एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, बूंद बूंद से दरिया भरता है, बूंद बूंद से। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ चीज होगा, समझ आया? अचानक से कोई चीज नहीं होता, तुम्हें हर दिन उसको भरना पड़ेगा। बोला जाता है कि अगर एक बकेट में तुम जो डालोगे इसके अंदर पे, कल होकर के वही निकालोगे, कल होकर के वही निकलेगा। अब तुम सोचोगे कि हम साल में एक महीना में एक दिन डाल लेंगे आईआईटी का तैयारी, आईआईटी हो जाएगा, मेरे भाई नहीं होगा ऐसे। मेहनत करना पड़ेगा। जो बकेट में आप डालेंगे उस दिन आईआईटी वाले दिन आपका निकलेगा, आईआईटी वाले दिन यही बकेट से बाहर आएगा जो ब्रेन के अंदर में आज आप डाल रहे होंगे। समझ आया? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। और दूसरी चीज है, रिवाइज करते रहे। जस्ट लाइक बोला जाता है कि अगर जाली है एक, एक जाली के ऊपर में आइस का एक क्यूब रख दे तो मेरे भाई वो पिघल करके गिर जाएगा। अगर जाली के ऊपर आइस का एक क्यूब रख दे तो वो पिघल करके गिर जाएगा। तो मेरे भाई उसको अगर हमें आइस, ठीक है, यहां से वेलोसिटी और रेडियस का डेरिवेशन हो गया था। अब हम यहाँ पे कर्व प्लॉट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम कर्व एक प्लॉट करना चाहते हैं, वेलोसिटी वर्सेस, हाँ एन कांस्टेंट होगा यहाँ पर, एन कांस्टेंट है। और प्लॉट करना चाहते हैं वेलोसिटी वर्सेस एन का। ठीक है, ये दो अभी कर्व प्लॉट करेंगे, कर सकते तो करिए खुद। आप खुद से अगर कर सकते हैं तो मेरे भाई कर सकते हैं यार, हम बताएंगे वैसे। आवाज मेरी क्लियर नहीं जा रही है क्या स्टूडेंट्स? आज नेटवर्क लगता है ज्यादा इश्यू मेरे साइड से चल रहा है। आवाज जा रही है स्टूडेंट्स? हेलो? आप बीच बीच में फ्लिकर कर रहा है बाबू, थोड़ा सा आज नेटवर्क इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू देखो, थोड़ा देर पे ठीक हो जाएगा, होपफुली ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग करते रहते हैं काम। बीच बीच में थोड़ा बहुत अभी कर रहा होगा, अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। अभी हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, आसान सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सीखो आराम से। ठीक है, थोड़ी देर पे ठीक हो जाएगा होपफुली। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस जेड और इनका है, उस टाइम में दूसरा फैक्टर रेडियस वर्सेस जेड का, वर्सेस एन का, रेडियस वर्सेस एन का। ये जाहिर सी बात यहाँ पर एन होगा और जेड। तो कैसे कर्व बनाएंगे, तो कर्व पर अप्रोच सिखाए थे, कर्व बनाने का अप्रोच सिखाए थे। ठीक है, देखो
Vt is equal to z by k into z by n। तो अब में बाकी तो constant है, तो n और x मेरा इक्वल टू, ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है। अब देखो दूसरा प्लॉट करना है। वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक कर रहा है। एक सेकेंड, हम डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, हम डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम 2 मिनट के लिए बाबू डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट। अभी सही हो गया, सही हो गया अभी। सही है अभी, परफेक्ट, परफेक्ट है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू के इंटू जेड बाई एन। तो यहाँ के और एन कांस्टेंट है, तो एम लिख दिए, और z का जगह जेड जेड एक्स एक्सेस पे देख तो y इज इक्वल टू एक्स का कर्व मेरा प्लॉट हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स का मेरा कर्व हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब हमें प्लॉट करना है दूसरा वाला कर्व, दूसरा वाला कर्व प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे तो देखो सीखो। वेलोसिटी इज इक्वल टू के इंटू जेड बाई एन है, तो y और k और z को m लिख दिए, या एक कांस्टेंट ही लिख दो k, और m एक्स एक्सिस, तो एक्स वाई इज इक्वल टू c इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ऐसा एक चीज दूसरा ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, आवाज बहुत कटी है, हम क्लोज करके एक बार, हम एक बार क्लोज करके वापस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हम एक बार क्लोज करके वापस से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हम लीव करते हैं, और लीव करने के बाद ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, आवाज अब क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है? एक सेकंड। तो आप देखो, अगर एन का वैल्यूज भी इंटीजर्स होंगे, तो ये वैल्यूज वेलोसिटी का भी क्या आएगा, सब वैल्यूज नहीं आएंगे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आएंगे। तो ये पॉइंट पॉइंट रियल मायने में ये पॉइंट पॉइंट वाला है। अब तो एग्जाम में अगर मान लो ऑप्शन आ गया सीधा स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट लाइन आ गया, और मान लो ये डॉटेड वाला ऑप्शन है ही नहीं है, तब तो स्ट्रेट मार करके आएंगे ही एग्जाम में। लेकिन अगर एक ऑप्शन में डॉटेड दिखला रहा है, तब तुम्हें डॉटेड वाला मानना हो, क्योंकि z का वैल्यूज और n का वैल्यूज इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स वैल्यूज नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है। और ये पता होना चाहिए। अब देखो हमें r वर्सेस z का बनाना है। अब हमें कर्व जो बनाना है r वर्सेस z का, तो r क्या चीज था, एक कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर बाई z। तो
तो ये तो कांस्टेंट रह गया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। जेड क्या वर्सेस बनाना है, तो इसे वाई लिख दिए, इसे एक्स लिख दिए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का भी जस्ट कर्व बताए तुम्हें, कैसा बनेगा, बनेगा कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और फिर से ये वैल्यूज जो है कंटिन्यूअस नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे, इस तरीके के वैल्यूज। ठीक है, अब तुम्हें आर वर्सेस एन का बनाना है, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो आप लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और फिर से ये भी कर्व कैसा होगा, और इस तरीके से होगा। बस कर्व्स क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया, ये कर्व्स क्लियर है कि नहीं, या फिर कर्व बनाने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर आप कैसे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, या फिर ऐसा ही होगा, कैसे पता चल जा रहा है आपको। किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट है तो पूछ लो, फास्ट जल्दी से चैट में लिखे। आर का के क्यू वैल्यू कहां से लाए, के क्यू, के क्यू कहाँ है बाबू, आर का वैल्यू कहां से लाए, आर कल निकाले थे ना, आर इज इक्वल टू के एन स्क्वायर बाई जेड, ये वाला वैल्यू। आयुष देखो अच्छे से, थर्ड में एन कांस्टेंट कैसे मेरे भाई, आर वर्सेस जेड बनाना है बिल्कुल, आर वर्सेस जेड बनाना है, तो अगला वाला तो कांस्टेंट ही ना होगा, एन लिख भी दिए थे तुम्हें, कांस्टेंट होगा एन कांस्टेंट है। जब जेड के वर्सेस बना रहे हैं तो एन कांस्टेंट ही लेंगे, तीन वेरिएबल कभी नहीं ले सकते हैं हम लोग। ठीक है आयु, ये विपुल, ठीक है, कर्व सबको समझ में आया, किसी भी टाइप का डाउट नहीं है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का, एक्स वाई इज इक्वल टू सी का कर्व, ये सब ध्यान रखना है। और सारे कर्व को नोट कर लेना, लास्ट में जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये सारे का कर्व तुम लोग लास्ट में जो बना लेना, जब चैप्टर हम बोलेंगे एंड हो गया, जब हम बोलेंगे चैप्टर एंड हो गया तो कर्व प्लॉट कर लेना। अब देखो, अब जो है ये सारी चीज, कुछ चीज हम बताने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स में बाद में बताया जाएगा आपको, फिजिक्स में आपको बाद में बताई ये सारी चीजें, लाइक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत लोग जानता हुआ क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है वेलोसिटी वर्सेस रेडियस, ये आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। अब ये चीज फिजिक्स में बताया जाएगा, अब हमें ना प्रोपोर्शनलिटी वाला काम करना है, हमें नहीं निकालना है। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, z वर्सेस n के प्रोपोर्शनल है, z वर्सेस n के प्रोपोर्शनल है। और r किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, आप सिर्फ प्रोपोर्शनल वाला बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, z स्क्वायर बाई एन क्यूब, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है ये चीज, ये रटना नहीं है, फिर से बोल रही है ओमेगा रट मत लेना, रटना कुछ भी नहीं है, आप इसको डेराइव जैसे किए वैसे ही डिराइव करेंगे आप। ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से, इसी तरीके से टाइम पीरियड का बात होता है, टाइम पीरियड, तो मेरे भाई डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा ऑर्बिट पे, तो उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा, और उसको अगर वेलोसिटी से डिवाइड दे देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल, रेडियस अपॉन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, 2 पाई एक कांस्टेंट है। तो भाई ये बाई आर आएगा, तो ये टाइम पीरियड कितना प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा टाइम पीरियड, एन क्यूब बाई, इसको याद नहीं करना है, ये सब डिराइव जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप डिराइव करना है।
इसको क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड इन अ ऑर्बिट। किसी एक ऑर्बिट में टाइम पीरियड कितना होगा, किस तरीके से निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। कोई बताएगा फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बताओ जल्दी से, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, जल्दी से बताओ, कोई लिख सकता है तो जल्दी से बताओ, फास्ट, लेट नहीं करने का, जल्दी जल्दी करने का अपने को। मेरे भाई फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, जेड, उसका कर दो, तो Z³/N³ हो जाएगा, Z³/N³। ये F क्या है, तो फ्रीक्वेंसी, कोई पूछेगा ये F क्या है मेरे भाई, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो ओमेगा, ये सब डिराइव करना है, इसको याद मत कर लेना, बस वेलोसिटी और रेडियस याद करना है। अब एक टर्म और होता फोर्स, फोर्स हम लोग पढ़े थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो यहाँ पे v/r तो कर चुके हैं, और उसमें v/r, तो यानी फोर्स प्रोपोर्शनल है v²/r, तो v/r निकाल चुके हैं, और एक v से और मल्टीप्लाई कर दो, एक वेलोसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, Z³/N⁴ करके देख लो, Z³/N⁴ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये क्या है, F, तो फोर्स है। कुछ भी दिया जा सकता है आपको, अगर उसका वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में फॉर्मूला मालूम है तो निकाल लीजिएगा। बस इतना ही बात हम आपको सिखाना चाहते थे, अब इतना ही बात सिखाना चाहते थे। अब इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, अब इससे रिलेटेड, हाँ ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शनल का जगह में क्या लगाएंगे, कांस्टेंट होगा के। हमें कुछ जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, तुम के ले लेना, आराम से सब काम हो जाएगा, आराम से। कभी भी रेशियो पूछेगा तो के लेके करना, के अपने आप कट जाएगा। रेशियो क्वेश्चन में कभी भी वैल्यूज कांस्टेंट का नहीं पुट किया जाता है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर 1, हम 4 क्वेश्चन देंगे अभी। रेडियस, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ का रेशियो निकालना है। जब ये n का वैल्यू 1 है, ये n का वैल्यू 2 है, n पता है ना शेल नंबर। आप कहेंगे सर बेरिलियम का 3+ क्यों लिए, मेरे भाई जब बोर्स काम कर रहे थे वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहे थे, आगे चल के यही लिमिटेशन हो जाएगा। तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 3 निकाल दिए, तो बचा कितना है, एक बचा है। ठीक है, इसीलिए हमेशा एक का ही निकाला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, पहला का जवाब जिसका आ जाएगा वो बताएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब देगा। अगला है वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट ऑलवेज कट जाएगा। वेलोसिटी तुम्हें निकालना है लिथियम 2+ बाई हीलियम+ का, ये n=2, ये 3 में निकालना है। और पहला का जवाब आ चुका है, पहला का जवाब आ चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, सबसे बन जाना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी वाला लगाना, कांस्टेंट अपने आप कट जाएगा। थर्ड नंबर हम आपको दे रहे हैं टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का क्वेश्चन ले लो एक, तो टाइम पीरियड में दे देते हैं तुम्हें एक, हीलियम+ दे दो, रहने देते, हीलियम रहने देते हैं। तुम्हें हम टाइम पीरियड में टाइम पीरियड पे ले लो तुम लिथियम 2+ डिवाइडेड बाई टाइम पे हाइड्रोजन, n=2 से n=1 ले लो, 3 ले लो, n=3, ठीक है, 2 और 3 ले लो। सेकंड का 9:4, शुभांगिनी बहुत तेज, बहुत फास्ट बना रही है, बहुत सही सही बना रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक और है फ्रीक्वेंसी का, से 2 और 3 ले लो। हो सकता है वीडियो कटेगा, मे बी। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग, जल्दी से बनाओ। देखो आज नेटवर्क बाबू मेरा इश्यू चल रहा है, तो इसलिए वीडियो कहीं भी कटेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें।
हाँ, आयुष का भी सेकंड का जवाब सही है, फर्स्ट का जवाब नहीं आया आयुष की तरफ से। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना। नोट डाउन कर लिया आप लोग? बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताते हैं, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बताते हैं। बहुत लोग शायद अप्रोच नहीं ले पा रहा होगा, बहुत लोग शायद अप्रोच नहीं ले पा रहे होंगे, तो हम उसको बताने चाहते हैं। ठीक है, हम उसको बताना चाहते हैं कैसे अप्रोच देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड। तो सॉल्यूशन नंबर वन, तुम्हें हम दिए रेडियस हाइड्रोजन वर्सेस बेरिलियम 3+। ठीक है, तो अगर तुम लगा रहे हो फॉर्मूला 0.53 n² बाई जेड और डिवाइडेड बाई 0.53 n² बाई जेड, तो मेरे भाई कांस्टेंट ऑलवेज कट जाएगा, तो लिखने का ही जरूरत नहीं था हमें। और हाइड्रोजन का एन दिया हुआ है, स्क्वायर भी ऊपर 1 हो जाएगा, और बेरिलियम का एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बेरिलियम का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो मेरे का आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। 1:1 क्या बोल सकते हो, 1 आ जाएगा, क्या बोल सकते हो 1 आ जाएगा। मेरे भाई सबका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आया है, शुभांगिनी का आया है, आयुष का आया है, अभिनव का आया है, हर्षित का आया है, मृणालिनी का 8:9 आया है। मृणालिनी आपका थोड़ा गड़बड़ है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आप जवाब दिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, हो सकता है आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, हो सकता है 3 का ऐसा आंसर आए। सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। वेलोसिटी तुम्हें निकालना है, वेलोसिटी निकालना लिथियम 2+ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ हीलियम+ का। ठीक है, तो मेरे भाई कांस्टेंट टर्म कट जाएगा, प्रोपोर्शनल वाला बचेगा, तो इसका z/n और डिवाइडेड बाई इसका z/n लगा दो, तो इसका लिथियम का z कितना हुआ 3, n का वैल्यू 2 दिए थे, और हीलियम का z का वैल्यू 2 हो जाएगा, और n का वैल्यू 3 दिए थे, तो 9/4 आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा, 9:4 या 9/4 बोल सकते हो। सबका बन गया, सेकंड का कांस्टेंट कट जा रहा है। थर्ड पार्ट का आपको क्वेश्चन दिए हैं, टाइम पीरियड का थर्ड पार्ट का जल्दी जल्दी जवाब लिखो सबको। थर्ड पार्ट का हम दिए लिथियम 2+ बाई हाइड्रोजन का दे दिए। ठीक है, टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड क्या प्रोपोर्शनलिटी आया था हम लोग का, टाइम पीरियड क्या प्रोपोर्शनलिटी आया, n³ बाई z², n³ बाई z², कांस्टेंट टर्म कट जाएगा। थर्ड का जवाब दो जिसका भी आ गया है, थर्ड का जवाब दो जिसका भी आ गया है, तो लिथियम का 3 का क्यूब 27 हो जाएगा मेरे भाई, और जेड सॉरी एन का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए एन का वैल्यू 1, नहीं एन का वैल्यू दिया हुआ 3, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू 1, तो ये 8/9 × 27 आ जाएगा, 8/9 × 27 आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, 9 × 27 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जो भी कैलकुलेशन होगा क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें हीलियम+ डिवाइडेड बाई, तुम्हें हम बेरिलियम 3+ दिए, बताओ फोर्थ का जवाब बताओ। हाँ 27:32 आएगा एग्जैक्टली exactly। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होगा, तो z³ बाई n³, और इसमें भी z³ बाई n³। तो z का वैल्यू कितना दिया है इस केस में, हीलियम का 2 का 4 हो जाएगा, और n का वैल्यू भी 8 हो जाएगा, और बेरिलियम का z का वैल्यू कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया,
और एन का वैल्यू तुम्हें 3 दिए थे, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 2 जा 8, तो ये 27:32 आ जाएगा। 27:32 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 27:32 आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर है, सबको क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न के लिए रेडी? अगला अगला प्रश्न है, आवाज एकदम क्लियर जा रही है? एक बार फिर से बता दो हमें, आवाज बिल्कुल क्लियर है? यस, यस यस, जल्दी लिखो, फास्ट। आवाज क्लियर जा रही है मेरी एकदम? एन का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3। ठीक है, क्लियर है ना आवाज? बोलो मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? एक ही लोग बोला आकाश क्लियर है। चलो ठीक है, हमें दिख रहा है क्लियर जा रही है। क्वेश्चन, क्वेश्चन ले लो। द लाइफ टाइम, द लाइफ टाइम of an electron present in hydrogen atom, the lifetime of an electron present in hydrogen atom in n is equal to 2 कर दो, n is equal to 2, the lifetime of an electron present in n is equal to 2 of hydrogen atom is 10 का पावर -8 seconds, 10 का पावर -8 second, full stop. Calculate the number of revolutions, calculate the number of revolutions it would make, it would make, number of revolutions it would make before it goes to n is equal to 1। यानी n is equal to 2 में ये कितना बार घूम जाएगा, कितना बार घूम जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, सारा कुछ आपको गिवन है, किस किस में है, किस में घूम रहा है, सारा कुछ आपको गिवन है। देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। अच्छा से दिमाग लगाना, जवाब बन जाएगा, आ जाएगा मेरे भाई, जवाब सबसे बन जाएगा। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? अच्छा से दिमाग लगाए, अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। किसी का बना? ये बताओ अप्रोच ले पा रहे कि नहीं? ये बताओ अप्रोच ले पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चंस का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चंस का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? आयुष तो एकदम क्लियर बोल जाए कि सर मेरे से ना हो पाएगा। शाबाश आयुष। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हम स्टूडेंट्स का मजा लिया करते हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे कभी भी। चलो अप्रोच दिखलाते, अप्रोच मेरे भाई, अप्रोच।
पीछे वाला किस चीज का, अरे क्वेश्चन बनाने का अप्रोच बता रहे, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना। चलो देखते हैं। देखो, यहाँ लाइफ टाइम लिखा हुआ है, मतलब लाइफ टाइम मतलब वो इतना देर तक घूमा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम यहां से चलना शुरू किए। हम एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहे हैं, हम एक तुम्हारे से कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहे हैं। मान लो तुम यहां से चलना शुरू किए एक सर्कल में, और तुम सर्कल को पूरा करने में 2 सेकंड लगा। ये सर्कल को पूरा करने में 2 सेकंड लगा। अब हमें बताओ तुम 10 सेकंड में इस सर्कल को कितना बार क्रॉस कर जाओगे, कितना बार इस सर्कल में चल जाओगे 10 सेकंड में। कोई बता सकता है इस सवाल का जवाब? 5 बार। कॉमन सेंस का सवाल था। तुम क्या किए, इसका तुम्हें पता था कि इसका टाइम पीरियड तुम्हें लग रहा है 2 सेकंड। तुमको इसका पता था कि इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड, यानी तुमको एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। और हम तुम्हें टाइम कितना दे दिए थे, 10 सेकंड। और हम पूछे कि तुम कितना बार घूमोगे इसके, तो तुम बता दिए कि सर 10/2 काम किया है सर। बोलो यही काम किया है कि नहीं किया है? तो मेरे भाई तुम्हें सबसे पहले आपको ये टाइम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया है 10⁻⁻8 सेकेंड। 10⁻⁻8 सेकेंड दे चुका है, और तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। और बोलो क्या तुम्हारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं है, टी इज इक्वल टू, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल छाप मत देखना। टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला है, 2πr/v। 2π का वैल्यू तुम्हें पता होता है, रेडियस का वैल्यू पता है, वेलोसिटी का वैल्यू पता है, लेकिन हमें पता है कि तुम फिर भी यहाँ पे रायता फैलाओगे। पीछा लगा रहा सर आपको कैसे पता, हमें पता है ना। 2π का वैल्यू 6.28, रेडियस का वैल्यू तुम एंगस्ट्रॉम में ले लोगे, यही गलती करता है सर। और हाइड्रोजन है, और एन का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 4/1 या n²/z एंगस्ट्रॉम में। तुम्हें एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा, मीटर्स में लाना पड़ेगा। तो 10⁻⁻10 लिखना मत भूल जाना मेरे भाई, ये तुम मीटर्स में ला रहे हो, यही गलती करता है। और नीचे वाला भी मीटर्स में है, 2.18 इंटू 10⁻6 Z1, और n का वैल्यू 2 है। मेरे भाई यहां से कैलकुलेट करो, और हमें बताओ कि यहां पर से कितना वैल्यू आ रहा है टी का। तब फिर तुम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, T/T लगा करके, जो कि 10⁻⁻8 है, और इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। अब बताओ कितना आ रहा है, पहले कैपिटल टी का वैल्यू बताओ, टाइम पीरियड बताओ। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी के लिए, अभी के लिए यूज कर सकते हो। किसी का आया? मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगा, हम अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेट किए तो 12.2 समथिंग आएगा, इनटू 10⁻⁻16 आएगा। ये आएगा सेकंड्स में, सब एसआई यूनिट में, तो ये भी सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 0.0828182 आएगा, चलेगा, इंटू 10⁻16 में 8 हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 8.2 इंटू 10⁻6 रिवॉल्यूशन। ये जवाब आना चाहिए। बोलो आ रहा है कि नहीं आंसर? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम टेकिंग नहीं करना है हम लोग को, हम लोग को बहुत सारे चीज काम करना है। बोलो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आ गया तो यस लिखना है, और समझ भी आ गया तो यस लिखना है। चलो ठीक है, हर्षित को आ गया, यस। ठीक है, कैलकुलेशन वेलेशन चेक कर लेना। हो सकता है हम रॉन्ग भी कैलकुलेशन कर दिए होंगे। आर का वैल्यू कैसे लिए बाबू, आर का वैल्यू कितना होता है, 0.53 n²। एन का वैल्यू कितना दिया था, टू में 2 दिया था, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 4/z, z का वैल्यू 1, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, इसको मीटर बनाए, मीटर। ठीक है आकाश?
चलो एक क्वेश्चन और देंगे, एक क्वेश्चन मेरे भाई, लास्ट, इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाना फास्ट। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आटम is 1.09 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब पता है ना, 2 पाई आर को बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बताओ, हमें जल्दी चाहिए जवाब। देखते हैं कौन जल्दी बता पाता है। बस जल्दी जल्दी जवाब, तो तुम लोग बहुत स्लो हो गया है, ऐसे कैसे चलेगा। सरकमफेरेंस निकालना है यार, शिट, तुम टाइम पीरियड निकाल रहा है, क्यों टाइम पीरियड है, क्या जरूरत है यहाँ पे, टाइम पीरियड है क्या जरूरत पड़ेगा। जितना डेटा दिए उससे क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, वेलोसिटी गिवन है और जेड पता है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का नोन है तुम्हें, तो क्या एन का वैल्यू नहीं निकलेगा वहां से, एन का वैल्यू निकल जाएगा, और अगर एन का वैल्यू निकल जाएगा तो रेडियस निकल जाएगा, जेड तो पता ही है, तो सरकमफेरेंस निकल गया। कौन सा बड़ा चीज है, हलवा चीज है बाबू, हलवा है। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, एंगस्ट्रॉम में निकालो, एंगस्ट्रॉम में, तो हम समझ गए, ठीक है सुभागिनी, सही है, ऐसा ही आंसर आएगा, सही है आपका, बहुत बढ़िया, शुभांगिनी का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। ठीक है, आई होप इतना टाइम इनफ है आपके लिए। तो मेरे भाई क्या करेंगे, वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी का पता है फॉर्मूला, 2.18 इंटू 10 का पावर 6 जेड बाई एन। पुट करो यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, 1.09 इंटू 10 का पावर 6, 2.18 इंटू 10 का पावर 6, जेड का वैल्यू 1 और एन निकल जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, एन का वैल्यू 2 आ जाएगा। आयुष इतना शॉर्टकट नहीं चलेगा, तुमको अभी एंगस्ट्रॉम में ही बताना है, ठीक है। तो एन का वैल्यू 2 आ गया। अब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का वैल्यू 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई तो 6.28, और आर का वैल्यू 0.53 इंटू एन, एन का वैल्यू 4, जेड का वैल्यू 1, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 13.2829 के अराउंड आएगा, 13.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें वहां पे रेशियो लेना था, क्योंकि तुम ऊपर में मीटर ले लेते और नीचे लेते तो गड़बड़ हो जाता, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आयुष तुम्हारा गड़बड़ है, हाँ नहीं, सही है, सही है, 13.31 भी चलेगा। ठीक है, सबको क्लियर है, 2 पाई आर को सरकमफेरेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बोर्स का हम लोग थ्योरी से अब वेलोसिटी और सीख गए। तो रदरफोर्ड मॉडल्स में कमी था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसे फाइंड आउट, इलेक्ट्रॉन पोजीशन हम लोग नहीं पता कर पाते थे, रेडियस नहीं पता कर पाते थे, अब पता कर लेंगे हम लोग, वेलोसिटी भी पता है कितना स्पीड से घूम रहा है, और हम लोग एनर्जी भी नहीं पता कर पाते थे, अब एनर्जी कैलकुलेशन पे आएंगे, अब एनर्जी निकालने सीखेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, तो अगला हेडिंग इसी में, इसी टॉपिक का है, बोर्स का ही सब है, एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, पीछे वाला कह रहा है कैसे कैलकुलेट करें, अरे हम सिखाएंगे ना तुम्हें। तुम लोग नाम सुना होगा टोटल एनर्जी, नाम सुना होगा टोटल एनर्जी, टी,
वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल, ठीक है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब सुनना मेरे भाई, यहाँ पे कुछ कुछ बात। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अगर तुम लोग जानता होगा तो ऐसा ही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आर स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा। एक्स का पावर का डिफरेंशिएशन होता है एक्स एन एक्स का पावर -1 ऐसे कर करके कुछ होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन आ जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने से, ठीक है, अपने आप आ जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं। ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब सिर्फ जो काम कर रहे थे कौन, बोर्स, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। यानी एक ऐसा एटम था जिसका न्यूक्लियस तो होता था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक हुआ करते थे। तो न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स होंगे, तो जेड प्रोटॉन्स का चार्ज के पास जेड ई, और एक और इलेक्ट्रॉन, दो के बीच का चार्ज कितना हुआ, जेड ई इंटू ई। तो क्या बच जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी मेरे भाई, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। हर बच्चे बच्चे को पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये बात हर, ये एक बात अपने को पता चल गई, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का। तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। और क्या एक रिलेशन ऐसा नहीं पढ़े थे, एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे भाई यहां से एम वी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया तुम्हें, आर आर कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, हाफ इंटू के स्क्वायर बाई, बोलो आया कि नहीं आया, हाफ टाइम ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे एप्लीकेबल होगा, हर जगह एप्लीकेबल होता है। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, हर जगह पे एप्लीकेबल ये रिलेशन होता है। यानी ये टोटल एनर्जी निकालना है, तो ये प्लस में आया तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 लिख देंगे। मेरे भाई आवाज रुक रही है क्या, अभी जस्ट रुकना शुरू हुआ होगा, अभी ठीक हो जाएगा मेरा, तुरंत ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। बीच बीच में ऐसा होता है प्रॉब्लम मेरे भाई। अब ठीक हो गया क्या, बोलो आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, यस। आयुष आवाज क्लियर हो गया, बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, एक बार आप बस इंडिकेट कर देना हमें बस। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मेरे भाई टोटल एनर्जी कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, नेट कितना आ गया, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो गया। समझ में आया, तो ये भी एक रिलेशन आया। बहुत सारा रिलेशन हम लोग डिराइव किया, सब काम का रिलेशन है मेरे भाई, सारे रिलेशन काम का है, जिंदगी भर याद रखना। यानी एक रिलेशन पता चल गया, होता है पोटेंशियल बाई 2 होता है ना। और हो तो ये काइनेटिक एनर्जी को अगर इस टर्म में टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन जिंदगी भर एप्लीकेबल होगा, हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, कहीं भी लगा लेना, हर जगह वेरीफाई होगा। अब यहां से एग्जाम में आ जाएगा, तो वो क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, फाइंड टोटल एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना आएगा, 1/2। कोई बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दो, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनते रहता है, ये सब कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर से बन सकता है आपको। मेरे भाई ये बनाना हमें मकसद नहीं था, हमें कुछ और चीज सिखाना है। अब ना, अब इतना समझ में आ गया, टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा, या टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी को अब हम ई लिख रहे हैं, ई क्या चीज है, टोटल एनर्जी है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और मेरे भाई माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी निकालेंगे, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है, और ये वेलोसिटी का वैल्यू रख दो,
वेलोसिटी का वैल्यू कितना 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू जेड बाई एन का स्क्वायर। सब चीज जब रख देंगे मेरे भाई, जब सब चीज रख देंगे तो यहां से जब पुट करेंगे तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एम का वैल्यू नोन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा मेरे भाई, उस कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू आएगा -13.6, 13.6 आएगा इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जब आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपैरिजन करेंगे। और मेरे भाई, अगर तुम अगर तुम अगर तुम जूल में कैलकुलेट करोगे तो ये 2.18 इंटू 10 का पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये आएगा। तो ये दोनों वेक्टर है, याद रखना ये जूल्स में होगा, ये जूल में है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। जे जे तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम लगा देगा वेक्टर जे कैप, नहीं मेरे भाई जूल है ये। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों पता होना चाहिए, ऊपर वाला ज्यादा यूज होगा, इसलिए ऊपर वाला ज्यादा यूज होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर का डेफिनेशन है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये डेफिनेशन कैसे आया, कहां से आया एनर्जी? मेरे भाई सबको क्लियर है? हाँ चलो ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। लिख लिया इसको, ये सब रिलेशन भी याद रखना। ये तो क्वेश्चन बना दिया हम आपको, कुछ भी आ सकता है एग्जाम से, ये तो एकदम महा मस्ट है, ये हर जगह फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा आपको। नीट में यही क्वेश्चन आ जाता है। बताओ हलवा सा, बताइए टोटल एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब देखो, हम लोग यहाँ पे मेनली अभी बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, मेनली अभी बात करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन के लिए ही बात होगा। तो अगर हाइड्रोजन एटम ले लिए तो जेड का वैल्यू 1 हो गया, जेड का वैल्यू 1 हो गया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अगर एन का वैल्यू 1 होगा तो एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एनर्जी का वैल्यू कितना के E1 लिख देते हैं, एनर्जी इन शेल नंबर 1। ठीक है, हम अगर बोले कि n इज इक्वल टू 2 है मेरे भाई, शेल नंबर 2, उस टाइम में एनर्जी कितना आएगा, तो z का वैल्यू तो 1 है, n का वैल्यू 2 पुट करो, ये कैलकुलेट होकर के -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे। हम बोले कि चलो n इज इक्वल टू 3 का निकालो, तो एनर्जी आएगा n इज इक्वल टू 3 में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.502 आएगा। ठीक है, चलेगा 1.5। ठीक है, डॉट 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 चलते रहे, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का हम बोले, तो अगर नीचे में बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा तो मेरे भाई वो टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। वो टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। सबको क्लियर है? बस पुट किए, n का वैल्यू पुट करते गए, निकलते चला गया। अब यहाँ पे कुछ खास चीज है मेरे भाई, देखो फर्स्ट और सेकंड शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस देखोगे, अगर इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस देखोगे तो मेरे भाई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। यानी तुम्हें एक चीज दिखाई देगा कि अगर ये शेल नंबर 1 है, ये बचपन में भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को, हमें पता है, ये शेल नंबर अगर 1 है, उसके बाद ये शेल नंबर 2 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, तो इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 10.2 का। इसके बीच का यानी ज्यादा हाइट होगा।
स्टूडेंट फिट है, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? वीडियो अभी ऑन नहीं किए हैं? चलो वीडियो ऑन कर दिए, अब जाएगी आप लोग के पास। वीडियो ऑन कर दिए हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं वापिस से। तो हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का हाइट ज्यादा होगा। बोलो, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड सेल है इसके बीच का कम हो गया। इसके बीच का एनर्जी गैप कितना हो गया मेरे भाई? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे क्या होगा, शेल का साइज के बीच का जो क्लोज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव, सक्सेसिव लेयर्स, distance between successive layer decreases as we move up। ये बात यहां से पता चलता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो दो सक्सेसिव लेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। कैसे पता चला? तो ये एनर्जी गैप की वजह से पता चल गया, एनर्जी गैप की वजह से पता चल गया। अब दूसरी बात सुनना, अब दूसरी बात सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है और हमें n इज इक्वल टू 2 में भेजना है, तो कोई बता सकता है कितना एनर्जी देना पड़ेगा भेजने के लिए हमें? कोई बता सकता है? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में भेजना है तो हमें टोटल कितना एनर्जी देना पड़ेगा? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कि 1 से 2 में भेजना है तो हमें कितना एनर्जी देना होगा? 1 से 2 में भेजना है, 1 से 3 में नहीं हर्षित मेरे भाई। 1 से 2 में भेजने के लिए 10.2 का एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, इस सबको नोट पे बना लो, इसको नोट बना लो। नोट का ये फर्स्ट पॉइंट कर लेना। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। व्हेन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is given to electron present in shell number 1, its total energy becomes, अगर कोई पहला सेल में, तो पहला सेल में कितना एनर्जी होगा? 13.6, और तुम उसे कितना दे दिए? तो 10.2 दे दिए, तो उसका 10.2 बढ़ गया, तो कितना हो गया मेरे भाई? -3.4। और ये कितना का एनर्जी होता है? सेकंड सेल का एनर्जी होता है। हेंस इट विल रिच, रिच n इज इक्वल टू 2। कहां रिच कर जाएगा? 2 में। कहां रिच कर जाएगा? 2 में रिच कर जाएगा। कहां रिच कर जाएगा? 2 में कर जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नोट का थर्ड पॉइंट लिखो, नोट का थर्ड पॉइंट लिखो। ये सेकंड पॉइंट हो गया जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा n इज इक्वल टू 1 में, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? 3.4। और इसका मतलब वो कहां पहुंच जाएगा? n इज इक्वल टू 2। तो मेरे भाई थर्ड पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखो। व्हेन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy is given to electron present at n is equal to 1, its energy become, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? इट्स एनर्जी बिकम्स कितना हो जाएगा? -13.6 प्लस 12.1, ये 1.5 हो जाएगा। हेंस, हेंस इट विल रिच n इज इक्वल टू 3। तो कहां पहुंच जाएगा मेरे भाई?
शेल नंबर 3 में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? शेल नंबर 3 में पहुंच जाएगा। ये बात आपको समझ आना चाहिए, ये बात तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अब तुम्हें लगेगा कि सर अगर हम शेल नंबर 1 वाले को हम अगर 10.2 से कम देंगे तो क्या लेगा? मेरे भाई नहीं लेता है, ये नहीं लेता है। ये सारी सारी बातें हम लोग बाद में आगे चल के करेंगे। तो लिखेंगे इट डज नॉट absorbs, इट डज नॉट absorbs इंटरमीडिएट एनर्जी। क्या है कि बीच में कोई शेल्स नहीं होते, ठीक है। इट डज नॉट absorbs एनी इंटरमीडिएट एनर्जी, फुल स्टॉप। हेंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप कहेंगे सर ये नया नया नाम कहां से लेते आ रहे स्पेक्ट्रम? अरे पढ़ाई कहां है अभी, इसे लिख लेना है। अभी अभी आपको बस ये पॉइंट को लिख लेना है। हेंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म्स लाइन स्पेक्ट्रम। ये लिख करके यहीं पर छोड़ देना है। इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे आगे, मतलब आज ही कोशिश करेंगे समझने का, लेकिन आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू आया है तो मे भी आज ना समझ पाए, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। अभी इसको लिख करके रख लेना है, ठीक है। जब इसे हम इलेक्ट्रॉन को 10.2 देंगे तो शेल नंबर 2 में पहुंच जाएगा। अगर हम 12.1 देंगे n इज इक्वल टू 1 वाले को तो वो कहां पहुंच जाएगा? n इज इक्वल टू 3 में पहुंच जाएगा। तो ये सारा केसेस है, और बीच का कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता है। ये कैसे पता चलता है कि आगे चल के हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े। अगर हमें ऑर्डर दीजिएगा आगे बढ़ने के लिए तो हम बढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स अगर आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़े, यस या नो? यस, सबका जवाब आ गया यस। तो अभी हम लोग एनर्जी निकालने का कुछ कुछ फॉर्मूला देखें, लाइक सा फॉर्मूला देखें। E इज इक्वल टू -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब होता क्या है ना मेरे भाई, अब होता क्या है, जैसे ये शेल नंबर, ये शेल नंबर कोई n है और उससे पहले वाला शेल नंबर है n-1। तो मेरे भाई इस सेल का एनर्जी होगा En, ठीक है। और इस सेल का एनर्जी कितना होगा? En-1। यानी अगर सेकंड शेल है और थर्ड शेल है तो उसके बीच का एनर्जी कैसे है? तो मेरे भाई क्या होता है, जब हायर सेल से लोअर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन वापिस आता है तो जाने टाइम तो एनर्जी लिया था, तो आने टाइम में ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो इस एनर्जी जो रिलीज करता है ये डेल्टा ई लगता है। और जाने टाइम में ये एनर्जी लेता है, जाने टाइम में ये एनर्जी लेता है। उस टाइम में भी एनर्जी कितना लगा? डेल्टा ई लगा, सेम लगेगा। उतना ही छोड़ेगा और उतना ही लेगा भी, लेगा भी उतना ही और छोड़ेगा भी उतना ही। तो मेरे भाई जो चेंज इन एनर्जी आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा, मान लेते हैं ये N2 शेल है और ये N1 शेल है। कोई जरूरी नहीं कि N से N-1 में ही आए, ईस्ट 2 से 1 भी आ सकता है, 4 से 1 भी आ सकता है, 5 से 2 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो En2 माइनस En1 निकालना चाहते हैं, डेल्टा ई। तो N2 का एनर्जी कितना होगा मेरे भाई? 13.6 Z²। आटम तो सेम होगा, N2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई। 13.6 इंटू जेड सेम होगा Z², और बाई N1² हो जाएगा। अगर तुम अच्छा से देखो तो 13.6 कॉमन ले सकते हैं और इसको हम ई ही लिख देते हैं, इसको भी हम लोग ई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर अच्छा से देखो तो 13.6 Z² कॉमन हो जाएगा, तो 1/N1² माइनस 1/N2² आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से यहां तक लिख दिए होंगे आई होप आप। तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स क्या आ गया? 13.6। इसमें माइनस नहीं है, माइनस को हम बाहर कर दिए, अंदर ले लिए। 1/N² माइनस 1/N2²। ये किस यूनिट में आएगा मेरे भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई बोलेगा नहीं सर, हम हम निकालना चाहते हैं जूल में।
ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू सेल्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स, दो शेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। N2 हायर एनर्जी लेवल है, N1 लोअर एनर्जी लेवल है। और अगर कोई जूल में निकालना चाहेगा तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, ये अपना सब फॉर्मूला है, आप एक याद रखिए, सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, सारा काम हो जाएगा। अब मेरे भाई ये सब जो है, ये सब एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट कर रहा है। ये सारे जो आपको दिखा रेडिएशंस के फॉर्म में कर रहा है। एक एनर्जी का और भी फॉर्मूला होगा, ये रेडिएशन का अगर वेवलेंथ लैम्डा है, अगर इस रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा है तो अपने पास hc/λ भी होता है। तो जब यहां पर hc/λ पुट करेंगे मेरे भाई, hc/λ पुट करेंगे तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकल सकता है। क्या आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, 1/N2 स्क्वायर। तो यहां से 1/λ, 1/hc को उधर ले जा रहे हैं, जब hc को उधर ले जाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.01 इंटू 10⁻7 1/N1 स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर भी रहता है, जेड स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। और मेरे भाई जब इसको पुट कर दिए, इसको हम लोग नया नाम देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, RH इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये नाम है, साइंटिस्ट अपने नाम पे कर लिए थे, इस कांस्टेंट का वैल्यू को अपने नाम में कर लिए थे जिन्होंने बनाया था। और अच्छी बात तो क्या है ना, इसी को हम लोग 1/λ को न्यू बार वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, वेव नंबर भी बोलते हैं, कभी जरूरत पड़ेगा तो निकाल लीजिएगा। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का आप सोचोगे सर वैल्यू कितना होता है, तो ऊपर लिखा हुआ है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। इसे भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसका नाम क्या है, रिडबर्ग। क्या नाम है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें जो हम लिखे, क्लियर है सब कुछ, यस या नो? वीडियो नहीं, सबका वीडियो नहीं आ रहा है क्या मेरे भाई? एक बार जल्दी से बोलो तो, वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? पलक प्लीज आप एक बार रिफ्रेश कर दो, वैसे हम यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर दे रहे हैं, यहाँ से हम वापस से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर देते हैं। आ जाएगा, सबका आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कर लिए? यहां तक नोट डाउन हो गया? यस, चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ हम बताए आपको अभी। ठीक है, अच्छा अच्छा चीज बताए हैं हम आपको। तो ये चीज हो गया। अब यहीं पर एक टर्म और बात करेंगे हम लोग, एक छोटा सा टर्म। आप लोग डाउट बहुत पूछ रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी सर दे दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी, छोटा सा टर्म और बात करने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में आई लिखते हैं, प्यार से इसे आई ही लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन का एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी वाले शेल में पहुंचा देना, टू मूव द इलेक्ट्रॉन टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब इतना दूर कर दो कि ऐसा लगे, एटम को ऐसा लगे कि मेरे सामने अब इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तुम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी वाले शेल में तुम पहुंचा दिए। तो भाई जब तुम इन्फिनिटी शेल में पहुंचा दोगे तो ऐसा लगेगा एटम को कि मेरे सामने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तुम बहुत दूर कर दिए इलेक्ट्रॉन को, इतना दूर कर दिए कि अब उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड और ऑडियो कट रहा है क्या तुम लोग को? ऑडियो कट रहा है क्या?
या क्लियर चल रहा है या सही जा रहा है? कट रहा है ना? हाँ बाबू, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है यहाँ पे। अभी सही है। कभी कभी कट जाता होगा, आज थोड़ा सा बाबू नेटवर्क इशू। अच्छा, नेटवर्क इशू एक बार चेक कर मेरा लैपटॉप। हाँ, आप देखो तो आया वीडियो। अब आ रही है, सबको तो क्लियर हुआ? अब देखो तो क्लियर है। अब देखो तो क्लियर है। स्टूडेंट्स देखो तो क्लियर है अब? यस, चलो। द एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ऐसे लिख लो, इक्वल टू जीरो इज एनर्जी क्या है? इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऐसा ही करो, यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम। अच्छा, अच्छा, एक चीज रहने दो, सही है। अब एक चीज और लिख लो, जनरली आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ऐसा होता है ग्राउंड वाले से इन जनरल कराया जाता है, लेकिन या ग्राउंड स्टेट या फिर आउटर मोस्ट से या फिर आउटर मोस्ट से कराया जाता है। ठीक है, कराया जाता है। ध्यान तो लिखो, ज्यादा तो बड़ा चीज नहीं। ठीक है, लैग तो हो ही रहा, हम तो समझ ही रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू आ रहा है बाबू, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। नेटवर्क तो इश्यू आ ही रहा है, बट कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। एक बार हम डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें क्या? एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें क्या? तो एक बार हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों। अब देखो तो, अब एकदम क्लियर आ रही है क्या? और एक सेटिंग कर देते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेटिंग और भी कर देते हैं।
हाँ आप देखो शायद क्लियर होगा मेरे भाई, आप देखना शायद क्लियर जाएगा। तो जनरली आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, जनरली जो आयोनाइजेशन होता है वो ग्राउंड स्टेट से होता है या आउटर मोस्ट सेल से होता है। एन इज इक्वल में होगा इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू 1 में होगा इलेक्ट्रॉन, और उसे इन्फिनिटी पहुंचाना है तो कितना एनर्जी लगेगा, 30 लगेगा। फॉर प्लस की एनर्जी लगेगा, प्लस में होगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। एन है कि जिस सेल से आयोनाइज कराएंगे, आयोन सेल का है, ठीक है। एन क्या चीज है, जिस सेल से आयोनाइज कराएंगे का होगा, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर मान लो कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दिए, तो वो बाकी के एनर्जी कहां जाएंगे, बाकी के एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम लोग, इफ एनर्जी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी इज गिवन, अगर एनर्जी हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी से, अगर हम लोग एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा दे दिए, देन एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी will be converted into kinetic energy, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कहां में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से कल काइनेटिक एनर्जी आया था, हम एनर्जी कितना दिए, एनर्जी जो दिए होंगे ई, जितना दिए एनर्जी एब्जॉर्ब और कुछ आयोनाइजेशन में लग गया, बचा हुआ एनर्जी जो था वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते हो तुम यहां से। क्या निकाल सकते हो, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर तुम सोचो इन्फिनिटी जब तुम पहुंचा दिए, तब तक वो रेडिएशन इंटरमीडिएट वाला एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही तुम आयोनाइज करवा दिए, इन्फिनिटी में पहुंचा दिए, अब तुम्हारा कोई सा भी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एक लाइन लिखेंगे, आई होप यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। हेंस आफ्टर आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म्स लाइन स्पेक्ट्रम। ये कैसे हुआ ये हम बताएंगे, कुछ कल बताएंगे इसे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आफ्टर आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म्स लाइन स्पेक्ट्रम, फॉर्म्स लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बनाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा। इसे लिख लो बस मेरे भाई, आप एक क्वेश्चन देंगे, हम स्पेक्ट्रम अभी नहीं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन, देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप n इज इक्वल टू 1 से आयोनाइज कराएंगे। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 217 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आयन। बताओ कितना न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आयन में। सबसे पहले जेड निकालो, जेड निकालने के बाद तुम्हें एटम पता चल जाएगा, तब न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। जल्दी से बताओ। जिसका बन जाएगा वो जवाब देगा, जिसका बन जाएगा वो जवाब देगा।
फाइव आया शुभांगिनी का। हाँ सही है शुभांगिनी। और किसी का जवाब? और किसी का कोई जवाब? हाँ रोनित का आ गया जवाब। सही है रोनित, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आयुष का भी सही है, हर्षित का भी सही है। हाँ सिंपल सा है क्वेश्चन। कैसे यूज करेंगे? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये दिया हुआ है 217.6, पुट कर दो जेड स्क्वायर और ये 1। तो यहां से मेरे भाई जब कैलकुलेशन करेंगे तो जेड का वैल्यू आएगा 4। जेड का वैल्यू कितना आएगा 4, यानी 16 टाइम से कट जाएगा। ये 16 टाइम से कटेगा तो इसका मतलब ये बेरेलियम आयन है। ये बेरेलियम 3+ होगा। तो बेरेलियम का एटॉमिक नंबर तो 4, मास नंबर होता है 9। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 5। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 5। ठीक है। हाँ सही है फलक। शिवांशी भी सही है, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन। ठीक है एक और क्वेश्चन लो। इफ एन इलेक्ट्रॉन is given energy equals to equal to 1.5 times ionization energy. If an electron is given energy equal to 1.5 times ionization energy at n is equal to 1, find the find the velocity of electron. Find the velocity of electron. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। z का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पर क्लास को आज एंड कर देंगे। नेटवर्क की बहुत इश्यू आया। अगले क्लास में इसके आगे मतलब कल क्लास है हम लोग का, पढ़ेंगे। अब बीच कभी एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा अपने को। जिसका जवाब आ जाएगा वो बताएगा। जिसका जवाब आ जाएगा वो बताएगा। बोलो किसी का आया मास? मास वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, तो मास भी इलेक्ट्रॉन का लेना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ हाँ एसआई यूनिट में ही लेंगे। ठीक है। हाँ सब कुछ एसआई यूनिट में लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप एसआई यूनिट वाले लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, आप एनर्जी जूल में लेना पड़ेगा। आपको एनर्जी जूल में लेना होगा। जल्दी बताओ किसी का जवाब आया? किसी का जवाब आया? कोई जवाब नहीं दे रहा है।
कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, हम पहले बोल दिए क्लास में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 1.8 इंटू 10 का पावर 6 आ रहा है। याद नहीं, इसी टाइप का कुछ आंसर आना चाहिए वैसे। हमको आंसर याद नहीं आ रहा है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा पहले। वन पॉइंट फाइव है एक्स। एक्स इज आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्स इज आयोनाइजेशन। लेट्स से एक्स इज इक्वल टू आयोनाइजेशन। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू एक्स। जूल वाला फॉर्मूला लगा दो या फिर 13 से लगा दो अभी। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास। मास होता है इलेक्ट्रॉन का -31 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हाफ 0.5 का मतलब हाफ ही होता है। 13.6, जेड का वैल्यू 1 और एन का भी वैल्यू 1। ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कन्वर्ट कर दो। मेरे भाई, ये हाफ और हाफ चला जाएगा तो ये वी स्क्वायर का वैल्यू 13.6 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 11। 10 का पावर 12 हो जाएगा ये। 10 का पावर 12 आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, सही लग रहा है हमें। शुभांगिनी का 13.6 इंटू 1.6 आ गया डिवाइडेड बाई 9 ये आएगा 2 आएगा। लेकिन शुभांगिनी आप थोड़ा सही से करिए। 13.6 इंटू 1.6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9.1। नहीं नहीं, सही भी हो सकता है। 2.4 इंटू 10 का पावर 12 रूट निकालना होगा इसका। तो 2.5 का रूट, 2.4 का रूट चाहिए अभी। मेरे पास तो कैलकुलेटर 2.4 का रूट होगा तो बता सकता है 2 का रूट कितना होता है? 2 का 1.4 होता है। तो 2.4 का रूट होगा 1.6, 1.55 होगा इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट में निकालना था, यही जवाब होगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेरा दूसरा क्लास भी है। ठीक है, आप लोग अभी क्लासेस हो तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? आज का लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेटवर्क की बहुत इश्यू आया आज। ठीक है, सबको स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।